नमस्ते, मैं सूरज हूँ। आप ललन टॉप देख रहे हैं और तमाम तरह के स्पोर्ट्स हम यहाँ कवर करते रहते हैं। और इन स्पोर्ट्स में एक ख़ास वैरायटी होती है कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जिनमें मारपीट होती है, बहुत सारा खून खराबा भी कई बार हो जाता है। तो इन स्पोर्ट्स में हमने कुछ इंटरव्यूज़ किए और उनमें काफ़ी मज़ा आया लोगों को। तो हमने सोचा इस सिलसिले में थोड़ा आगे बढ़ा जाए, बॉक्सर्स के बाद अब कुछ और मारपीट वाले लोगों को लाया जाए, क्योंकि ये जो कला है इसमें न सिर्फ आप सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं बल्कि इसमें आप मेडल्स भी बहुत सारे जीत सकते हैं। काफ़ी कुछ होता है। आपने मुझे लगता है जो भी लोग सोशल मीडिया पर हैं, कॉनर मैकग्रेगर का नाम सबने सुना होगा, द नोटोरियस। और उन्हीं की तरह उन्हीं के गेम में अपने भी काफ़ी सारे बंदे निकल रहे हैं। और उन बंदों में से एक अंशुल जुबली के मुझे लगता है 2 इंटरव्यू आप देख चुके हैं ललन टॉप स्पोर्ट्स पर। एक दोनों उनकी बड़ी फाइट से पहले हमने उनका इंटरव्यू किया था। और अब हमारे साथ जो सिद्धार्थ जी हैं, सिद्धार्थ जी ने अंशुल को काफ़ी साल तक ट्रेन किया और उनके गुरु हैं सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ से आज बात करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है इनकी, जैसे हम सबकी होती है, लेकिन सिद्धार्थ की थोड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि ये एक्सीडेंटली ही एक तरह से कॉम्बैट स्पोर्ट में आए थे। और फिर आए तो फिर इस तरीके से आए कि बना बनाया करियर छोड़ा और अब एक तरह से इसी स्पोर्ट के होके रह गए। और काफ़ी सारे स्ट्रगल्स भी रहे, बहुत सारी बातें रही। बात करेंगे, शुरू करते हैं। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया है तो माफ़ करिएगा। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग के स्पोर्ट के बारे में इतना आपने प्रमोट किया और हेल्प किया। कैसा लगा बारिश में सबसे पहले तो यहाँ तक पहुँचते हुए, क्योंकि हॉट टॉपिक तो बारिश ही। आज वही डिसाइड किया सुबह उठ के कि गाड़ी से जाना है कि बोट लेनी है। तो इतना इतना पानी भरा हुआ था, दिल्ली से आ रहा था मैं तो। बट आई मीन बारिश हो रही है, मौसम थोड़ा सा एटलीस्ट बेटर हो गया। इतनी गर्मी थी दिल्ली में पिछले हफ्ते, तो अच्छा हो गया वेदर एक्चुअली। तो एशियन गेम्स अराउंड द कॉर्नर है और एशियन गेम्स में इस बार हम एक नए खेल में पार्टिसिपेट करेंगे। 2018 में हम नहीं कर पाए थे, ये गेम ऐड हुआ था उसी साल, ब्राज़ीलियन जिजित्सु। मुझे लगता है टेकन खेलने वाले लोग इस गेम से ज़्यादा परिचित होंगे। उसमें एक कैरेक्टर हुआ करता था और वो मास्टर था जिजित्सु का। तो इस गेम के बारे में हम बात करेंगे सिद्धार्थ से। सिद्धार्थ आजकल यही गेम खेलते हैं और क्या कमाल का खेलते हैं। आप समझिए कि 10 बार नेशनल चैम्पियन रह चुके हैं सिद्धार्थ इस गेम में। और मुझे नहीं लगता किसी भी इंडिविजुअल स्पोर्ट में कोई एक बंदा इतनी बार नेशनल चैंपियन रहा इंडिया में। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप दिल्ली में शुरुआत हुई, फिर आप दून स्कूल गए तो वहाँ पर आपने पहली बार कॉम्बैट स्पोर्ट खेला। और मैं जहाँ तक पढ़ा कि आपके भाई शार्दुल वो खेला करते थे बॉक्सिंग, और उसके बाद फिर आपने उन्हीं को देखते हो। तो ये शुरुआत कैसे रही हो, क्या कुछ? जी, मैं 12 साल का था जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि आप बोर्डिंग स्कूल जाइए। और क्या बहुत शरारती थे? मैं नहीं था एक्चुअली, मेरे बड़े भाई बहुत शरारती थे तो उनको भेजा। और 1 साल में जो इम्प्रूवमेंट दिखा उनमें, उन्होंने कहा चलो ये एक एक्सपेरिमेंट ठीक गया है, सेकंड वाले को भी भेजो। तो मैं भी अगले साल भेज दिया गया। मैंने कुछ गलत किया नहीं था। और वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो 12 साल का बच्चा घर से पहली बार दूर रह रहा है तो, और वहाँ पर सीनियर्स थे और पेरेंट्स होते नहीं हैं। तो सीनियर्स ने बोला कि एक बॉक्सिंग का स्पोर्ट है, आपको बॉक्सिंग खेलना है। मैंने कहा मुझे नहीं खेलना है, मुझे डर लगता है कोई मार देगा फेस में। उन्होंने कहा नहीं, कंपलसरी है, खेलना ही खेलना पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन था नहीं, हाउस को टीम बनानी थी तो मेरा नाम दे दिया गया। और मैंने बॉक्सिंग किया और मैं हारा, बहुत बुरी तरीके से हारा। और पूरे स्कूल के सामने हारा, सारे टीचर्स के सामने हारा। बहुत शर्म आई कि मैं पूरे स्कूल के सामने हार गया हूँ, 12 साल का बच्चा। और फिर एक अंदर से कुछ आया कि नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे जीतने का। नेक्स्ट ईयर भी बहुत ट्रेनिंग की, हारा, फिर हारा। 14 साल की एज पे, 15 साल, क्लास 8, क्लास 9, 10, 11 हारता ही रहा। आखिरी साल में मैंने डिसाइड किया कि अब तो यार इतने 5 साल हार चुका हूँ, आखिरी साल है स्कूल का, 18 साल का हो गया हूँ, अब तो जीतना है, मतलब बहुत हो गया। तो मैं सही मजाक नहीं कर रहा हूँ। जनरली बॉक्सिंग का सीज़न 3 महीने का होता है जब ट्रेनिंग करते हैं। मैंने 11 क्लास 11 में हारने के बाद ट्रेनिंग छोड़ी नहीं। मैंने पूरे साल ट्रेनिंग की क्योंकि मेरे को वो जीतना था। तो मैंने पूरे साल ट्रेनिंग की और मैं वहाँ पर बॉक्सिंग में जीता भी, फुल कलर्स भी मिले, बेस्ट बॉक्सर भी अनाउंस हुआ। वो मेरी शुरुआत थी एक्चुअली कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, स्कूल में जाके एक। पर बॉक्सिंग में इतनी ट्रेनिंग कर ली थी कि मुझे लगा कि अब भी छोड़ नहीं सकता मैं, मोमेंटम कंटिन्यू करना है। तो उसके बाद जब मैं बाहर गया अपना इकोनॉमिक्स के मास्टर्स करने के लिए यूके में, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग छोड़ी नहीं, मैं ट्रेनिंग करता रहा। मैंने मुआय थाई शुरू किया बॉक्सिंग के बाद, जो थाईलैंड का नेशनल स्पोर्ट है, जिसमें पंचिंग, किकिंग, एल्बोइंग सब होती है। और फिर वहाँ पर जितू की मेरे को इंट्रोडक्शन हुई। तो ये मेरी जर्नी थी, मतलब बहुत ही एक चीज़ के बाद एक चीज़ होती गई। और कभी ऐसा गोल नहीं था कि इंडिया में आके एमएमए हम लोग सिखाएंगे या जितू में करूँगा, कम्पीट करूँगा। बट एक बार शुरुआत हुई तो फिर पता नहीं होता गया।
शुरुआत बड़ी कमाल हुई थी। बीजेजे आप मुई थाई की ट्रेनिंग के लिए जिम पहुंचे थे, वहाँ एक महिला के पास पार्टनर नहीं था और वो महिला आपसे तकरीबन 25 किलो हल्की थी। जी जी जी। आपको लगा कि इसको तो हरा देंगे आसानी से किया, लेकिन फिर क्या हुआ? मतलब आप बताइए अपने शब्दों में कि पहली बार मुझे लगता है 40 से 50 सेकंड लगे आपको चित होने में, दूसरी बार 10 सेकंड और भी कम लगा। और भी कम लगा। सही बता रहा हूँ, कैसे क्या हुआ? बहुत कम था। मैं अपने मुआय थाई जिम में जाता था लंदन में, और मेरा प्रॉपर जॉब था 9 to 5, और मैं 7 बजे तक जिम पहुंच जाता था ट्रेनिंग के लिए। एक बार उन लोगों ने अनाउंस किया कि आप इस बार हम लोग मुआय थाई क्लास नहीं करेंगे, कोई बाहर से कोच आ रहे हैं जो जिजित्सु सिखाएंगे। तो मैंने कहा ये जिजित्सु क्या होता है, कभी सुना नहीं, देखूंगा मैं आके। मैं बोल दिया मैं आके देख लूँगा, ठीक है आप आ जाइए। मैं गया तो सब लोग, अब मैं पंचिंग किकिंग करने वाला आदमी था उस समय, और लोग दो दो करके एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए हैं, ऐसे ऐसे कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा ये पता नहीं क्या है, ये नहीं करना मुझे। तो मैं बाहर बैठ गया, मैंने कहा मुझे ये करने का इंटरेस्ट नहीं है। तो कोच ने बोला कुछ नहीं, आप बैठ के देख लो, ठीक लगता है तो कर लेना। बट एक वहाँ पर एक लड़की थी छोटी सी ईरान की, जिनके पास कोई पार्टनर था नहीं। तो उन्होंने बोला क्योंकि अच्छा सिद्धार्थ आप चले जाओ उनके साथ, कुछ पैसे मत करना सेमिनार के लिए, उनको हेल्प हो जाएगी, आप चले जाओ उनके साथ। मैं गया। अब वो लड़की, अब एक रीज़न था कि कोई उनके साथ जा नहीं रहा था, मुझे पता नहीं था। वो काफ़ी अच्छी थी एक्चुअली, वो ब्लू बेल्ट थी। उस ज़माने में ब्लू बेल्ट बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, मुझे पता है, मैं छोटी सी लड़की है ईरान की। तो उन्होंने थोड़ा टेक्निक किया। उसके बाद से स्पारिंग होती है जित्सु में, एक्चुअली में आप फुल फोर्स के साथ अपने ओपोनेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कोच ने बोला अच्छा अब हम लोग रोलिंग कर रहे हैं। तो उस लड़की ने मेरे को बोला कि आप, मैं कर चुकी हूँ, मेरे को आता है, आप जितना दम है लगा दो, देखते हैं। मैंने कहा यार मतलब 40 किलो की वो है, 70 किलो का मैं हूँ, और मैं ये भी नहीं हूँ कि मैं सड़क से निकल के आया हूँ। मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, बॉक्सिंग कर रहा हूँ इतने सालों से, मुआय थाई कर रहा हूँ, हाँ 15 साल से मुआय थाई कर रहा हूँ, 5 साल से। अभी क्या बेचारी करेगी। बट नहीं, तो मैं गया, मैं लगाई, दम लगाई, बट इतनी नहीं लगाई, और मैं घुसा। और घुसते ही, अब मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बट ये याद है कि जब आंखें खुली तो तारे दिख रहे थे और सीलिंग दिख रही थी। तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा क्या हुआ। उसने बोला तुम अंदर आए, मैं तुम्हारी गर्दन पकड़ी और एक चोक होता है गिलिटिन कर दिया, तुमने टैप नहीं किया तो सो गए तुम। मैंने कहा ये क्या, समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है। उसने बोला दोबारा करते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं थोड़ा सा हार्ड जाऊँगा क्योंकि इतना मेरा अंदर का जो मेल था उसमें लड़का, मैंने कहा यार तो यार ये ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा मैं थोड़ा हार्ड जाऊँगा। मैंने 120% सब लगा दिया, और फिर से वही 10 सेकंड बाद आंखें खुली और फिर तारे दिख रहे थे। मैंने कहा ये हो क्या रहा है। मैं उसको देखा, मैं फिर सो गया। उसने हाँ सो गए तुम। अब क्या हुआ, तुम अंदर आए, मैंने तुम्हें एक मूव होती है आर्म ड्रैग, वो किया, तुम्हारी बैक आ गई, मैंने चोक लगा दिया, तुमने टैप नहीं किया। पहले तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे, फिर तुम आवाज़ें कर रहे थे, फिर तुम सो गए। मैंने कहा यार ये तो अजीब है यार, और छोटी सी लड़की। तो फिर मेरे को उस समय रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो क्या मार्शल आर्ट है ये, ना किसी को उसके बारे में पता है, ना ही कुछ मार्क है मेरे ऊपर। मैं 2 बार सो चुका हूँ, किसी को पता भी नहीं है। तो मैं ये अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। और वो 70 किलो की है, 40 किलो की, मैं 70 किलो का हूँ। इमेजिन अगर मैंने सीख लिया तो मैं 100 किलो के फाइटर को कर सकता हूँ ये। तो वो मेरे पास आइडिया था कि ये अच्छी चीज़ है। और मैंने फिर ये भी रियलाइज़ किया कि इंडिया में इतने केसेस होते हैं वुमेन के अगेंस्ट, फिजिकल वायलेंस के और रेप के। मैं कहा अगर ये हम लोग इंडियन गर्ल्स को सिखा दें तो कितना स्ट्रांग हो जाएंगी वो, कितना मतलब, क्योंकि उनको तो वो फाइटर्स अटैक करने वाले नहीं है, नॉर्मल लोग, उनको तो वो ऐसे चोक करेंगे। तो वो भी आइडिया था मेरे पास। तो ऐसी मेरी शुरुआत हुई जित्सु से एक्चुअली। अभी किस वेट कैटेगरी में खेलते हैं आप? तो मैं 69 किलोज में खेलता हूँ। हमारे पास है 80 किलो का एक फाइटर अभी फाइट कराएंगे आपको, ठीक है ना विशाल? अरे पहले से हार मान गए तुम तो। है तमाम सारी पढ़ाई करी आपने, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करी, और फिर स्कॉटलैंड गए। स्कॉटलैंड गए तो वहाँ मुई थाई से परिचय हुआ। उस टाइम लंदन में आप वेल सेटल्ड थे, 2-3 मुझे लगता है रीजन्स के आप मैनेजर थे, और एक इटालियन अपैरल ब्रांड था, उसके लिए आप काम करते थे। बढ़िया पैसे भी मिलते होंगे पाउंड में, पाउंड का कन्वर्जन रेट हमेशा से ज़्यादा रहा है, बढ़ता ही रहा है। तो क्या ऐसा मन में आया कि 26 साल की जो उम्र होती है उसमें हम क्या चाहते हैं, हमारे पास अगर इतने सारे पैसे हैं तो हमको क्या करना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, सेटल होना है। आपने सब छोड़ा, दिल्ली चले आए, और फिर अब तो मतलब अपने को ये मुई थाई करना, मुई थाई से आपका परिचय हो चुका था, और फिर जिजित्सु से भी हो चुका था। तो उस टाइम दिमाग में क्या थॉट थे? क्योंकि देखिए अभी भी मुझे लगता है उतना बड़ा मार्केट नहीं है, आप अभी भी बात करते हैं तो हमारे यूट्यूब पर कमेंट्स आते हैं अंशुल के लिए, लेकिन वो कभी 3 महीने 4 महीने में किसी एक को याद आता है कोई अंशुल जुबली है जो फाइट कर रहा है, फिर वो आता है। अभी ये हाल है।
10-12 साल पहले और बुरा हाल रहा होगा, तो क्या थॉट प्रोसेस थी इसके पीछे कि जमी जमाई नौकरी छोड़ दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर मैं खुद से भी काफ़ी बार करता हूँ, बट आई थिंक पॉइंट ये था कि आपको एक अंदर की वॉइस होती है जो बोलती रहती है कि तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। मेरे पास जॉब था, एक्चुअली वो जॉब मेरे ड्रीम का जॉब था कि मैं ब्रांड्स के साथ काम कर रहा था, स्पोर्ट्स ब्रांड्स, कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, लाइफस्टाइल ब्रांड्स, बहुत मज़ा आ रहा था। बट पहले 2 साल बहुत मज़ा आया, और फिर अगले 2 साल मेरे को लगा मैं काफ़ी कुछ और कर सकता हूँ खुद के एफर्ट से, खुद के एनर्जी से, क्योंकि मैं एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहा था कंपनी के लिए। तो मैं कहता मैं यही काम अगर मैं इंडिया में करूँ तो एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ। और एक एक्चुअली इंसिडेंट भी हुआ था कि जब भी मैं दिल्ली आता था छुट्टियों पे, कि मैं ट्रेनिंग, लंदन में ट्रेनिंग छोड़ता नहीं था, तो मैं जब दिल्ली में आता था तो मैं हमेशा कोशिश करता था कि यहाँ पर भी कोई अच्छी ट्रेनिंग की जगह मिल जाए, मैं भी ट्रेनिंग करता रहूँ। पर कभी कोई अच्छी जगह मिलती नहीं थी। मैं हमेशा आता था तो कराटे वाले होते थे या टाइकोंडो वाले होते थे जो कहते थे मैं एमएमए सिखा रहे हैं, पर एमएमए आता नहीं था उनको। तो मेरे बहुत बुरे एक्सपीरियंस हुए। मैं एक सेंटर में तो मैं गया था अपने भाई के साथ और सिस्टर इन लॉ के साथ उनको कराने के लिए क्लास। वहाँ पर इंस्ट्रक्टर मेरे से लड़ाई करने लगा। क्लास ख़त्म हो गया है, मेरे भाई बॉक्सर थे तो उनको किक करनी नहीं आ रही थी, तो मैं क्लास के बाद उनको साइड में ले जाके मैंने उनको दिखा रहा था कि ऐसे किक करते हुए मैं ऐसा कर रहा था। मैं कोच ने देखा, उसने बोला कि तुम इधर आओ। अब वो मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं गया, मैंने कहा बताइए। उसने कहा कि तुम ऐसे किक मार रहे हो, ऐसे पावर नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है, नहीं अब क्या मैं बोलूँ। तो उसने उसके बाद मेरे को बोला कि तुम मुझे किक मारो, जितनी तेज़ मन में आ रहा है किक मारो पैर पे। तो मैं ऑब्वियसली नहीं मारूंगा, मैंने तो टच कर दिया ऐसे करके। नहीं और तेज़, और स्टूडेंट्स भी आ गए तब तक कि क्या हो रहा है, और तेज़ किक मारो। मैं रिस्पेक्टफुली धीरे से टच किया उसको। मैं क्यों मारूंगा, मैं पागल थोड़ा ना हूँ। बट मैं तीसरी टाइम जब टच किया तो उसने खींच के बहुत तेज़ किक मारा मेरे को, और मेरे को पता भी नहीं था किक मारने में फाइट होने वाली है। तो उसने किक मारा। फिर मैंने बोला यार ये क्या है यार, ये हो क्या रहा है। फिर उसने बोला कि तुम्हें एमएमए आता है, मुझसे लड़के दिखाओ। यार ये हो क्या रहा है यार। एग्जैक्टली। बट एनीवे, तो एस्केलेट हुआ सिचुएशन। तो मैंने रियलाइज़ किया, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे से बोला कि यार तुम ऐसी जगहों में मत जाया करो ट्रेनिंग के लिए, और अगर करना है तो तुम खुद करो, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली लोगों को ना ही आता है स्पोर्ट, ना ही पता है। तो जो कोई आता है बाहर से तो ये ट्रेनर्स उसको कंपटीशन सोचते हैं। तो वो एक और फैक्टर था जो मुझे लगा कि शायद मुझे ही शुरू करना चाहिए। और जब मैं यूके गया तो रोज़ वही आवाज़ बार बार कि इंडिया में कोई कर नहीं रहा है, मुझे करना चाहिए करना चाहिए। तो फिर इवेंचुअली मैंने डिसाइड किया कि एक दिन की ट्राई करते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं करता, कैन यू इमेजिन कि 10 साल बाद आवाज़ कितनी दिमाग में चल रही होती रोज़। तो मैं कहा करना चाहिए। तो इसलिए फिर 2012 के एंड में मैं इंडिया आया और मैंने क्रॉस ट्रेन फाइट क्लब शुरू किया। आपने शुरू किया, फिर एक से शुरुआत की थी आपने, एक सेंटर से। शुरू में लोगों ने काफ़ी उत्साह दिखाया, लेकिन फिर ये हुआ कि वो उत्साह इनरोलमेंट में नहीं बदला, उतने स्टूडेंट्स आपको नहीं मिले जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन फिर भी वो एक बार आपको लगा कि सपोर्ट मिल रहा है तो आपने 1-2 सेंटर और खोले। फिर बीच में समस्याएं आई, कई सारी आई, और ऑलमोस्ट ब्रोक हो गए आप। दिवालिया शब्द हिंदी में कहते हैं, आप दिवालिया हो गए थे। फिर वहाँ मम्मी का बर्थडे था और आपके पास आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि क्या कहें कैसे कहें। तो क्या उस टाइम पे क्या लगा था कि आपने इतना एफर्ट डाला, आपने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ी, आप आए और लोगों के लिए कुछ करना चाहा, चलिए लोगों को हटा देते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहा, फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा था इतने सारे। और चूंकि देखिए जाहिर सी बात, जब आप एक बार आपके पास इतने सारे पैसे थे, फिर धीरे धीरे आपकी जेब खाली होती जाती है, तो वो टाइम बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। कैसे कोप अप किया, कैसे वापसी करी? वो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी सुनने वालों के लिए। बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज जब भी आप एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करते हैं तो हमेशा उसको स्टोरी होती है कि कितना ग्लैमरस होता है, जॉब छोड़ दिया, ये कर लिया, सक्सेसफुल बिलियनियर बन गए। बट एक्चुअली ज़्यादातर स्टार्टअप्स चलते नहीं हैं। तो मैंने भी जब शुरू किया तो बहुत उत्साह के साथ शुरू किया, और एक्चुअली रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा था, क्योंकि इंडिया में कोई था ही नहीं एमएमए सेंटर। नई चीज़ देखी, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत सही है, आएंगे करेंगे। पर उन्होंने देखा कि अरे ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड है, ये तो 3 घंटे रगड़ते हैं शाम को, 3 घंटे रगड़ते हैं सुबह, पैसे भी तो मार भी खाओ। एग्जैक्टली हम पनिशमेंट होने के लिए जा रहे हैं। तो फिर काफ़ी लोगों ने जो इनिशियली इंटरेस्ट दिखाया उन्हें साइन अप नहीं किया, या किया तो 1 महीने के लिए फिर छोड़ दिया। तो और उसी इनिशियल एक्साइटमेंट में मैंने सोचा कि अरे ये तो इतना अच्छा चल रहा है, इतने 50 लोग आ रहे हैं क्लास में, एक और खोल लेते हैं। सेकंड खोल लिया। फिर लखनऊ से क्वारी आया कि हमें चाहिए सेंटर, खोलेंगे तो लखनऊ में भी खोल लिया। अब 6 महीने के अंदर 3 सेंटर खुल गए, और मैं ही हर जगह सिखा रहा हूँ। मैं इधर भाग रहा हूँ, उधर भाग रहा हूँ। ट्रेनर्स भी नहीं है, जो ट्रेनर्स थे वो छोड़ के चले गए, जो भी रीज़न था। अब मैं लखनऊ भाग रहा हूँ सैटरडे संडे,
3 दिन यहाँ, तो बहुत ही मुश्किल हो गया और फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई थी। तभी डिसाइड किया कि जो सेंटर्स काम नहीं कर रहे हैं उनको बंद करना है। और फैमिली भी पूछ रही कि क्या हो रहा है, बताओ हमें। अब आप बोल भी नहीं सकते कि, क्योंकि इनिशियली फैमिली भी बोल रही थी आप क्यों छोड़ के आ रहे हो, और आपका फुल फेथ था, कॉन्फिडेंस का कि मैं चला लूँगा, मैं कर लूँगा। तो उनको तो स्टोरी घुमा फिरा के नहीं अभी टेम्परेली बंद किया है, अभी नया खोलेंगे, इससे बड़ा खोलेंगे। बट बहुत मुश्किल था, एक्चुअली बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब आप खुद का खोलते हो, एंटरप्रेन्योर बनते हो, तो बहुत लोनली सी वो, आप किसी से बात नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते कोई, और किसी को टाइम नहीं है आपकी प्रॉब्लम सुनने का, तो खुद ही मैनेज करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने पूरी फिलॉसफी चेंज कर दी। मैंने कहा कि स्पोर्ट अभी उस पॉइंट पे है ही नहीं, ट्रेनर्स हैं नहीं, फाइटर्स हैं नहीं कि उसको कमर्शियली कुछ किया जा सके। तो मैंने कहा कि पहले, अब मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ, तो पहले लोगों को एक फेथ और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि हम लोग के देश में हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि लोग आते थे, बोलते थे ये भी नकली है, फेक है, सब कुछ है। तो मैंने कहा कि पहले लोगों का नज़रिया बदलते हैं, खुद जाके कुछ करते हैं। तो मैं ट्रेनिंग कर रहा था, फिर मैं ही जाके कंपटीशन खेलने लगा। इंडिया में हर जगह गया, मैंने सारे कंपटीशंस खेले। तो आपने बोला मैं 10 टाइम नेशनल चैंपियन, मैं हर साल जाके नेशनल्स खेला मैंने, और हर साल जीता। उससे फिर लोगों को लगने लगा अरे शायद आता है लोगों को कि जीत रहे हैं हर बार हम हमेशा। क्योंकि आप बोल सकते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बट कंपटीशन का रिजल्ट आप झूठ नहीं कर सकते, वो प्रूवन चीज़ है। तो वैसे शुरू किया, फिर मुझे देख के मेरे स्टूडेंट्स भी कम्पीट करने लगे, वो भी जीतने लगे। तो हम लोग के जिम में एक कंपटीशन का एटमोसफियर बन गया। सब लोग जो आ रहे थे फिटनेस के लिए, बट जब ट्रेनिंग कर रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था। तो वो भी कंपटीशन खेलने लगे। तो जो अंशुल भी जब आया 2018 में आया, तो हम लोग के जिम में लगभग 40 नेशनल चैंपियन थे। तो जब आया तो एकदम से उसको इतने अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर्स मिले कि उसका गेम भी इम्प्रूव हुआ। तो फिलॉसफी चेंज हो गई। मैं आया था तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए, MMA ग्रो करने के लिए, फिर वो हो गया कुछ और कि टेक्निकली अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, MMA होता क्या है, ट्रेनिंग कैसी होती है, फाइटर्स कैसे बनते हैं। तो बिल्कुल अप्रोच ही चेंज हो गया। तो उसके थ्रू आई थिंक हम लोग सर्वाइव कर पाए। अच्छा, आपने बॉक्सिंग करी, मुay थाई करी और MMA करा, जुजुत्सु कर रहे हैं। पेट की चर्बी घटाने के लिए इनमें से बेस्ट कौन सा है? पेट की चर्बी आई थिंक आपको एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी होती है, बट आई थिंक डाइट ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर आपको, और ये भी चीज़ मैंने देखी इंडिया में काफ़ी होता है, लोग सिर्फ पेट पे ही फोकस करते हैं, बट एक्चुअली वो स्पॉट रिडक्शन कुछ होता ही नहीं है। आपको पूरी बॉडी को फिट करना पड़ेगा, पेट अपने आप जाएगा अंदर। अगर आप सिर्फ एब्स करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला एक्चुअली। तो मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप फिजिकली एक्टिव रहिए, कोई भी स्पोर्ट लीजिए। एंड जनरली जिम से ज़्यादा मैं स्पोर्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्पोर्ट में मज़ा आता है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं दिन भर क्योंकि उनको मज़ा आता है। अब बच्चे को बोलो ट्रेडमिल पे भागे, वो भी बोर हो जाएगा। तो इसलिए कोई स्पोर्ट आप लो, स्पोर्ट में आप खेलोगे, मज़े करोगे, पता ही नहीं चलेगा कब एक्सरसाइज हो रही है। एंड देन उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आप घर का अगर खाना खाएंगे, अपने आप फिर हेल्दी हो जाता है। तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि आप अगर पेट कम करना है, कुछ करना है, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करिए। जितना आप खा रहे हो उससे ज़्यादा बर्न करो, अपने आप का कम होगा। ये सवाल मेरे जैसे लोगों के लिए था क्योंकि लगातार मोटे होते जा रहे हैं। उदय भी हमारे साथी प्रोड्यूसर जी, ये भी काफ़ी मोटे हैं। आपके लिए एक सवाल पूछ दिया है, देखिएगा आप, अलग से चंग निकलवाएंगे। तमाम सारी चीज़ें रुकी थी कोविड के टाइम पे, आपको भी कोविड हुआ था और ठीक ठाक सेवर कोविड था। और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इंडिया के मोस्टली आबादी को कोविड हुआ था, किसी को पता चला, किसी को नहीं पता चला। फिर आप 10-12 दिन हॉस्पिटलाइज रहे, वहाँ से लौटे और फिर उसके बाद जो है आपने कहा कि अभी खुद को प्रूव करना है। आप अबू धाबी गए, वहाँ इवेंट में फाइनल तक पहुँचे। तो वो क्या ताकत थी? क्योंकि क्या कोविड मुझे भी हुआ था, तो मेरा हाल ये था कि मतलब महीने 2 महीने अगले हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं बेड से उठूं। लेकिन आपने 10 दिन बाद अस्पताल से वापसी करी और फिर ट्रेनिंग करी, जाहिर तौर पे तैयारी करी, तभी आप फाइनल तक गए। तो ये जर्नी क्या रही थी? कैसे खुद को प्रिपेयर किया कि ना सिर्फ अपनी बॉडी को उठाया बल्कि अपने दिल दिमाग को बिठाया? क्योंकि वो ऐसी बीमारी थी कि वो आपको आइसोलेट करती थी। सबसे पहले आप आइसोलेट होते थे और उसके बाद आप जब अकेले रहते हो और बीमार होते हो तो चिंताएँ ज़्यादा होती हैं। उन तमाम चीज़ों से निकल कर आप अबू धाबी गए और मुझे लगता है कि किसी इंडियन ने वो आज तक वहाँ तक का सफ़र तय नहीं किया। ये जर्नी कैसे रही? क्या प्रेरणा रही इसके आगे कि मतलब, क्योंकि देखिए आपका तब तक बिजनेस ऑलमोस्ट सेटल हो चुका था, ठीक ठाक काम चल रहा था, आपके स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे थे, 2-3 बंदे अच्छा कर रहे थे, नेशनल लेवल पे तो कर ही रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा काम हो रहा था। फिर वो क्या प्रेरणा थी कि सिद्धार्थ ने सोचा कि अब जो है ऐसा है कि अब इंटरनेशनल लेवल पर आगे जाना है और कुछ करना है? क्योंकि अभी 2-3 साल पहले की ही बात है और 32-33 साल के थे आप तब भी। तो ये कॉम्बैट स्पोर्ट में ऐसी उम्र होती है जब आप
वे आउट देखने लगते हो कि आपको क्या अब आगे क्या करना है, ये तो हो गया, मार कुटाई बहुत कर ली, आगे क्या करना है। तो वहाँ से आपने वो जो अबू धाबी जाना और तय किया, ये क्या क्या जर्नी रही? तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जब मैं 30 साल का हुआ तो मुझे लगा कि अभी ख़त्म, अब खेल लिया काफ़ी, जीत लिया काफ़ी, अब थोड़ा सा बिजनेस साइड देखते हैं, थोड़ा सा कुछ रिटर्न तो मेरे इतने साल इन्वेस्ट कर दिए हैं। पर फिर जब कोविड, और एक्चुअली कोविड की स्टोरी ये है कि कोविड से पहले हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे थे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ग्रोथ हो रही थी, बहुत स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। और जब कोविड का 3 महीने का ब्रेक हुआ, वो एक्चुअली मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरे को छुट्टी मिली। लाइक मेरे को छुट्टी नहीं मिली, कभी कभी ली नहीं छुट्टी, इतना काम किया है ज़िंदगी भर। तो 3 मंथ्स मेरे लिए जो समर वेकेशन था, मैं घर से निकला नहीं एक बार, और मुझे पता भी नहीं चला। मैं उनमें से था जो बेड पे सोफे पे आराम से सोए, कोई प्रॉब्लम नहीं था मेरे को। एंड में 3 महीने के बाद जब थोड़े से पैसे चाहिए थे, क्योंकि काम वाला एक आ रहा था, उसको पैसे देने थे, पैसे थे नहीं मेरे पास, तो उसको निकालने के लिए मैं ATM गया था, और मेरे को डर भर गई कि कोविड ना हो जाए, और लाइन लगी हुई थी वहाँ पर। मैंने कहा ओ ये कुछ ना हो जाए यहाँ पर। तो मेरे जो भी आगे खड़ा था, मैं उनसे एटलीस्ट 2 मीटर पीछे खड़ा होकर मैं सेफली मास्क वास्क लगा के बैठ गया। लाइन लंबी थी, और तभी मुझे एक बहुत हैवी सी वॉइस में कोई खांसता हुआ देखा, ऐसी आवाज़ आई, और यहाँ पर कुछ फील हुआ नेक के पीछे। तो मैंने देखा ये क्या है, ये क्या हुआ। तो एक वहाँ पर महिला थी, और वो मास्क नहीं पहनी थी, पर वो फेस शील्ड पहनी हुई थी। वो फेस शील्ड भी ऐसे था, इधर था, उठा हुआ था, और वो डेफिनेटली इंडियन नहीं थी, वो किसी डिफरेंट देश से थी। तो मैं डर गया, मैं कहा कुछ ना कुछ तो ये कुछ हुआ है, कुछ हुआ, क्योंकि आवाज़ भी उनकी बहुत थी, और उनके हाथ से बाम की स्मेल आ रही थी, बराबर ऐसे कर रही थी वो। तो मेरे ख्याल से वो स्मेल कर रही होंगी, स्मेल नहीं आ रही होगी उनको। तो मुझे लगा कुछ ना कुछ। मैं घर आके नहाया धोया, 1-2 विटामिन सी की मैंने डाली दवाई। अगले दिन कुछ नहीं हुआ, पर उसके नेक्स्ट दिन जब मैं उठा तो मेरे को स्लाइट हेडेक शुरू हो गया। मैं कहा शायद ऐसे कुछ होगा, मैंने कल टीवी बहुत देखा। उसके अगले दिन तो बहुत ही बुरी सिचुएशन थी, सांस नहीं आ रही थी, हेडेक बहुत बुरा, 102 फीवर था, लाइट भी आँख में दर्द हो रही थी। तब मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि आई थिंक कुछ ना कुछ हो रहा है बहुत डेडली, और कम एंड हेल्प मी आउट। तो वो आए, वो मुझे हॉस्पिटल ले गए स्ट्रेट अवे। उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने कहा कोविड है इसको। तो उस समय तो फर्स्ट वेव की बात कर रहा हूँ मैं, इमीडिएटली फर्स्ट वेव जो खुल ही रहा था। तो उन्होंने मेरे को आइसोलेशन वार्ड में डाला, BL के मैक्स हॉस्पिटल में। और वहाँ पर ज़्यादातर लोग 50 साल की एज से ज़्यादा थे, और मैं वहाँ पर था बिल्कुल यंगस्टर, और सारे बड़े लोग बोल रहे हैं ये कहाँ से आ गया, इसको क्या हो गया। और बहुत बुरा था मेरा, मैं तो आँख ही नहीं खुली 4 दिन। तो वहाँ पर जब मैं पड़ा हुआ था, जो रिकवरी शुरू हुई, क्योंकि वो मैं आई थिंक लाइफ में पहली बार था जब मुझे लगा कि शायद, जब पहले 2 दिन कोविड में कहा शायद ख़त्म होने वाला है, चैप्टर ख़त्म होने वाला है ज़िंदगी का। तो उस समय मैंने ये सोचा था कि अगर निकलता हूँ इसमें से, तो ऐसी चीज़ें करनी है जो मैं हमेशा खुद को डाउट किया कि नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने इंडिया के बाहर टूर्नामेंट जीते हैं, बट कभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप लेवल पे नहीं जीता था कुछ। तो मैंने कहा कि अब मैं अगर निकलूँगा यहाँ से तो मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलूँगा, और जो इंडिया को कभी मेडल मिला नहीं उसमें मेडल मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो वो मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मैं कहा मैंने बहुत फाइटर्स क्रिएट कर दिए, बहुत चैम्पियंस क्रिएट कर दिए, पर खुद की लेगेसी अभी तक मैंने नहीं बनाई है। एज अ एंटरप्रेन्योर यस, बट एज अ फाइटर नहीं बनाई है इंटरनेशनली। और इंडियंस का हमेशा ये था, कोई इंडियन कभी बाहर गया ही नहीं खेलने के लिए, और गए तो वो फर्स्ट राउंड में हार के आ गए। मैं कहा इंडिया को तो अब मैप पे लाना है, और मैं करूँगा। तो जब मैं बाहर गया खेलने के लिए, तो हमेशा जब मुझे लोग देखते थे तो वो बोलते थे ओ ब्राज़ील से हो, नहीं इंडिया से हो। इंडिया से जीतो खेलने आए हो। एक हम लोग का टैक्सी ड्राइवर था, वो बोलता है आप कहाँ से आए हो, मैं कहा इंडिया से। इंडिया से आए हो, किसने भेजा, गवर्नमेंट ने भेजा, नहीं। कितना पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं। तो क्यों आए हो, क्या फ़ायदा है। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आप चाहते हैं कि इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिस्पेक्ट मिले हम लोग के स्पोर्ट में, जो हम लोग कितने साल से कर रहे हैं। तो वो मोटिवेशन था। तो जब मैं बाहर गया, खेलने लगा, और अबू धाबी में जिसमें बात की, तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहली बार कोई इंडियन खेलने गया था, तो उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया। और कंप्लीटली कोई बिलीव नहीं कर रहा था, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इंडियन का आएगा सिल्वर मेडल वर्ल्ड में। बट उससे एक चीज़ प्रूव हुई कि इंडियंस, होम ग्रोन इंडियंस, हम लोग को भी बाहर से कोच नहीं करते, खुद ही हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, खुद ही सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं कि हम लोग खुद भी इंडिपेंडेंटली भी काफ़ी अच्छे लेवल पे खेल सकते हैं। ब्राज़ील का बार बार जिक्र आ रहा है। ब्राज़ील फुटबॉल के अलावा भी चीज़ों के लिए मशहूर है, जिनको नहीं पता हो। फुटबॉल में तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं वो लोग, तमाम सालों से 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन है, और भी यूरोप में बहुत सारे प्लेयर्स उनके खेले। जुजुत्सु में भी ब्राज़ील एक बड़ा नाम है, ब्राज़ीलियन जुजुत्सु नाम ही है इसका, BJJ इसको शॉर्ट में कहते हैं।
ब्राज़ील के बारे में कुछ बताइए कि जैसे आप यहाँ पे तो खुद से ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन ब्राज़ील में फुटबॉल के बारे में जो हम बात करें तो स्ट्रीट लेवल पे बहुत बहुत भयानक तरीके चलते हैं। फवेला से लोग निकलते हैं, बच्चे निकल रहे हैं और पूरे दिन खेल रहे हैं, शरीर पे कपड़े नहीं, पैर में जूते नहीं, कपड़े की बॉल बना के खेल रहे हैं। जुजुत्सु में क्या सीन है ब्राज़ील का? और जैसे आपने कई जगह कहा भी है कि आपका ड्रीम है ब्राज़ील जाके ट्रेन करने का, तो ब्राज़ील में जुजुत्सु का क्या सीन है? जी, जुजुत्सु एक्चुअली जापानीज़ लोगों ने, एटलीस्ट स्टोरी तो ये है कि इंडिया में शुरू हुआ था जुजुत्सु, और कलरीपयट्टू का पार्ट था। और महाभारत में भी कहते हैं कि कौरवों के 100 भाई थे और उनका एक स्टेप ब्रदर था जिसका नाम युयुत्सु था, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का स्पेशलिस्ट माना जाता था। और जब महाभारत हुई थी उससे पहले बोला गया था कि जिसको लग रहा है कि जो धर्म के रॉन्ग साइड पे फाइट कर रहा है वो पार्टी स्विच कर ले। तो युयुत्सु ने कौरव्स को छोड़ के पांडवस को ज्वाइन किया था। वही एक भाई बचा था युद्ध के बाद, बाकी सब मर गए थे। तो युयुत्सु को, अब इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि युयुत्सु को जब जापानीज़ में आप कन्वर्ट करते हैं तो वो जिजित्सु होता है और हैंड। तो थ्योरी ये है कि वो जो युयुत्सु ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया था वो सालों भर इंडिया में सिखाया जा रहा था। उसका एक वेरिएंट कुश्ती या मल्ल युद्ध भी होता है, उसका एक वेरिएंट ये सबमिशन फाइटिंग वाला जुजुत्सु भी होता है। उसको मॉन्क्स ने सीखा था, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने, जो उनको बहुत बुली करते थे लोग, मार पिटाई करते थे उनके साथ, उनने ये सीखा और उनने फिर जापानीज़ को सिखाया। और फिर जापान में जुजुत्सु, जूडो, वो सब चीज़ें क्रिएट हुई। अब जापानीज़ लोग जब ब्राज़ील गए तो वहाँ पर ब्राज़ील में एक फैमिली है, ग्रीसी फैमिली, उनने ये जुजुत्सु सीखा, उसको ब्राज़ीलियन जुजुत्सु बना दिया, वेरिएशन कर दिए, काफ़ी नई पोजीशंस ऐड कर दी। तो इसलिए, और मैं बात कर रहा हूँ आपको 50, 60, 70 साल पहले, तो ब्राज़ील में ये है कि फ़ुटबॉल नंबर 1 स्पोर्ट है, बट जुजुत्सु भी ऐसी चीज़ है जो आपको हर सड़क पे एक ना एक जुजुत्सु का स्कूल मिल जाएगा। बहुत कॉमन है, बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए वो दुनिया में, आई थिंक ब्राज़ील के बाद अमेरिका है, ये 2 देश मतलब सबसे आगे हैं जुजुत्सु के स्पोर्ट में। और कोई भी जो जुजुत्सु करता है उसका हमेशा ये ड्रीम है कि एक बार वो जाके ब्राज़ील में ट्रेनिंग करे। तो मेरा भी एक गोल है कि कभी ना कभी चांस मिलेगा तो ब्राज़ील जाके ट्रेनिंग करूँगा। अबू धाबी के अलावा भी आपने तमाम सारे इंटरनेशनल मेडल्स जीते हुए हैं, जो मुझे लगता है कि इंडिया में 10 साल पहले और अभी भी कम ही लोग होंगे जो इस खेल में इन मेडल्स के बारे में सोचते होंगे कि कभी जीत पाएंगे। इतनी सारी सफलताएं हैं। अब आप एशियन गेम्स खेलने जा रहे हैं इंडिया की तरफ से और पहली बार इंडिया ने क्वालिफाई करा है। क्या प्रिपरेशन है, क्या तैयारी है, क्या होप्स है एशियन गेम्स में? तो हाँ, इस बार इसी लगभग 1 महीने पहले उन्होंने अनाउंस किया था कि जो इंडिया की जो जिजित्सु फेडरेशन है, JAI, जिजित्सु एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो उन लोगों ने अनाउंस किया था कि जो भी पास्ट ईयर्स के जो चैम्पियंस रहे हैं वेट क्लास में, वो लोग इनवाइटेड हैं एशियन ट्रायआउट्स के लिए, एशियन ट्रायल्स के लिए। तो उसके लिए मेरे को भी जाना पड़ा था। हल्द्वानी में था टूर्नामेंट और वहाँ पर मेरे 3 फाइट हुए, मैं तीनों फाइट सबमिशन से जीता। तो उसके बाद मेरे का क्वालिफिकेशन हो गया था एशियन गेम्स के लिए। अब तैयारी ये है कि तैयारी अब शुरू हो रही है। ट्रेनिंग तो जितना हम लोग फिज़िकली कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। मॉर्निंग में 2 घंटे ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 2 घंटे वेट ट्रेनिंग होती है और शाम को हम लोग लगभग 3.5-4 घंटे फिर ट्रेनिंग करते हैं हार्ड स्पारिंग के साथ। तो लगभग 8 घंटे की ट्रेनिंग मिनिमम रोज़ की चल रही है। अब प्लान्स ये हैं कि जो एसोसिएशन है इंडिया की, वो कोशिश कर रही है कि हमको एटलीस्ट 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के लिए बाहर भी भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए। तो पूरी टीम शायद बाहर जाए और डिस्कशंस ये भी हैं कि शायद बाहर के भी किसी कोच को बुलाया जाए थोड़े टाइम के लिए। 3 महीने बचे हैं टूर्नामेंट के लिए, तो हम लोग तो फिज़िकली जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। अब ये बात ज़रूर है कि जो बाहर की टीमें हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिशन खेलने का, ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस कोचेज़ हैं। हम लोगों की टीम को अभी तो करेंटली मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ, बट मेरी उम्मीद है कि जब बाहर के ट्रेनर्स भी आएंगे तो वो नया फ्रेश फ्रेम ऑफ माइंड से आएंगे, फ्रेश चीज़ें सिखा सकते हैं। तो फिज़िकली हम लोग जो कर सकते हैं कर रहे हैं, बट टेक्निकली अगर हम लोग बाहर जा सकें ट्रेनिंग के लिए या फिर बाहर के कोचेस आ सकें तो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा हम लोग के ट्रेनिंग कैंप के लिए। अभी की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या क्या होप्स हैं? 1, 2, 3 कितने मेडल्स की होप करें? उम्मीद तो है मेरी, अगर मतलब आपका तो मुझे मतलब पक्का लग रहा है मेरी तरफ से कि 1 मेडल आ रहा है। बट डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि बिकॉज अगेन बहुत बड़ी बात है। अगर इंडिया का मेडल आ सकता है इस एशियन चैम्पियनशिप में तो वो अनएक्सपेक्टेड भी होगा और हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात होगी। स्पोर्ट ग्रो करने का मेरा मेन गोल है, तो अगर मेडल आता है तो डेफिनेटली लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी।
मेरी अभी पर्सनली 4 फाइटर्स हैं जिन 3 फाइटर्स हैं जो मैं बोलूँगा कि मैं काफ़ी होपफुल हूँ। एक 48 किलोज़ में हम लोग की फ़ाइटर हैं अन्वेषा देव करके, तो उनसे उम्मीद है, वो काफ़ी अच्छी फ़ाइटर हैं। एक हैं तरुण यादव जो 62 किलोज़ में खेलेंगे, मेरे से वेट क्लास नीचे। वो मेरे मेंस ट्रेनिंग पार्टनर हैं और उनने भी लास्ट टाइम जो एशियन चैम्पियनशिप हुई थी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और एक फाइनल है उमा रेड्डी करके हैं, बैंगलोर से हैं, वो 84 किलोज़ में क्वालिफाई किया, तो वो भी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा करेंगे। और अमरजीत लोहान भी 84 में ही है, तो उनमें से एक कोई गोल्ड लिया, एक सिल्वर लिया, तो मैं खुश हूँ। तो ये मेन मेरे ख्याल से फाइटर्स हैं जो इंडिया के लिए मेडल ला सकते हैं। अच्छा, ये क्या कैसे होता है, मतलब क्या महिला पुरुष एक ही कैटेगरी में खेलते हैं या बॉक्सिंग की तरह अलग अलग कैटेगरी? अलग वेट कैटेगरी हैं। तो एशियन गेम्स के लिए 4 महिला की कैटेगरीज हैं और 4 मेल्स की कैटेगरीज हैं। तो मेल्स का मैं बता देता हूँ। मेल्स में 62 किलोज़ होता है, 69 किलोज़ होता है, 77 किलोज़ होता है, 84 किलोज़ होता है। तो 4 वेट क्लासेस होती हैं। इंडिया के हर वेट क्लास से 2-2 फाइटर जा रहे हैं मेल्स और 2 जा रहे हैं फीमेल्स। तो मतलब कुल 8 और 16, 8 8 16 फाइटर्स जा रहे हैं और अच्छा करेंगे एशियन गेम्स में और तमाम सारी। अब आपने मेनली 4 कॉम्बैट स्पोर्ट खेले हैं, तो इन चारों में मेजर डिफरेंस अगर पूछा जाए कि किसमें कौन सा ज़्यादा टफ है या मेजर डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो उनको कैसे से अगर कोई शुरू करना चाह रहा है, वो कंफ्यूज रहे इन चारों गेम्स में कि मुझे क्या करना चाहिए, तो चारों में अगर एक एक 2-2 पॉइंट में आप बता पाएँ कि ये वाला गेम ऐसे अलग होता है, ऐसे अलग, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे आप ट्रेनिंग कुछ ऐसी खास लें कि इन चारों में भी थोड़ा थोड़ा हाथ सेट होता रहे, तो ये क्या कुछ हो सकता है? मैं हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एमएमए से शुरू करता हूँ, बिकॉज एमएमए का मतलब होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। तो जब भी ऐसे काफ़ी लोग क्रिकेट सीखते हैं तो लोग बोलते हैं कि एमएमए क्या है। मैं बोलता हूँ एमएमए जैसे क्रिकेट में होता है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग, वैसे ही एमएमए में होता है बॉक्सिंग, मुआय थाई, रेसलिंग, जिu-jitsu। ये 4 मेन चीज़ें होती हैं जो एमएमए को बनाती हैं। तो एमएमए सबका कॉम्बिनेशन है। बॉक्सिंग क्या होता है? बॉक्सिंग होता है पंचिंग, सिर्फ पंचेस मारने। टेक्निकली माइक टायसन हो गए, मोहम्मद अली हो गए, मैरी कॉम हो गई, ये सारी बॉक्सर्स हैं बड़े ग्लव्स के साथ। और अलाउड नहीं होता है कि आप वेस्ट के नीचे मारें, किक विक अलाउड नहीं होता है, तो बॉक्सिंग ये हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ होती है मुआय थाई, जिसमें आप बॉक्सिंग तो कर ही रहे हैं, किक्स भी चला रहे हैं, एल्बो भी चला रहे हैं, नी भी चला रहे हैं, क्लिंच भी करना अलाउड होता है। तो बॉक्सिंग में क्लिंच नहीं कर सकते, हेड कंट्रोल नहीं कर सकते, पकड़ा तो वो ब्रेक कर देते हैं। मुआय थाई में पकड़ सकते हो, आप नहीं मार सकते हो, वहाँ से एल्बो मार सकते हो। फिर हो गया रेसलिंग, कुश्ती, जो अखाड़े में हमारे रेसलर्स काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, वो भी एमएमए का पार्ट होता है। तो किसी को कैसे पकड़ना है, नीचे गिराना है, अब गिराने के बाद ग्राउंड पे क्या करना है, वो जिu-jitsu होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स मिला के मिक्स मार्शल आर्ट बनाते हैं। नाउ क्या क्या अंतर हैं? ऑब्वियसली बॉक्सिंग और मुआय थाई दोनों स्ट्राइकिंग मार्शल आर्ट्स हो गए, जिसमें आप पंचेस किक्स चला रहे हैं। रेसलिंग और जिu-jitsu स्पोर्ट्स में आप किसी को मार नहीं सकते, आप पंचेस नहीं मार सकते, किक्स नहीं मार सकते, बट आप किसी को कंट्रोल कर सकते हो कंप्लीटली, बॉडी को होल्ड कर सकते हो, गला दबा सकते हो, जॉइंट्स को तोड़ सकते हो। जिu-jitsu में आप जॉइंट्स तोड़ सकते हैं, किसी का एल्बो तोड़ सकते हो, रिस्ट तोड़ सकते हो, शोल्डर निकाल सकते हो, किसी को अनकॉन्शियस कर सकते हो, बेहोश कर सकते हो, वो सब कर सकते हो। तो आपका क्या प्रेफरेंस है वो आप पे डिपेंड करता है। मेरे को तो सारे पसंद आते हैं। जिस दिन मैं बॉक्सिंग कर रहा होता हूँ उस दिन अलग खुशी होती है, जिस दिन जिu-jitsu कर रहा होता हूँ अलग खुशी होती है। तो मैं पिक नहीं कर सकता, मेरे को सारे पसंद है। एक कैमरा असद पे होता है तो उसके एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करने लायक थे। एल्बो तोड़ने की बात पे असद करेंगे क्या? एक ट्रायल कर लेते हैं ना। अरे दो है भाई। खैर, तो जिu-jitsu जैसा कि कई जगह आपने कहा भी है कि सारे जो कॉम्बैट स्पोर्ट है वो गिराने तक जाते हैं, जिu-jitsu गिराने के बाद शुरू होता है। तो ये जो फॉर्म है, जो खेलने का तरीका, इसमें मैट होता है, मैट पे आप गिराते हो, फिर आप तमाम तरीके से पकड़ सकते हो या फिर जैसे कि जॉइंट्स ब्रेक कर सकते हो। सुनने में तो बड़ा वायलेंट सा गेम लग रहा है। तो एमएमए हम जब देखते हैं अक्सर, स्पेशली जब कोई प्रोमो चलता है एमएमए का, तो उसमें खून बहुत दिखाया जाता है। तो क्या इसमें भी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं? क्योंकि एल्बो टूट रही है तो अंदर कवर, लेकिन क्या इसमें ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं? नहीं होते, बहुत कम चांस ये है कि अगर किसी का हेड आपके हेड के अगेंस्ट लग गया तो वैसा कुछ स्क्रैच आ गया, बट बिकॉज कोई पंचिंग और किकिंग नहीं है तो जो भी डैमेज होता है वो इंटरनल डैमेज होता है। हड्डी अगर टूट गई, ये टूट गया, तो अच्छी बात यह है कि जब आप घर लौट के आते हैं तो किसी को, पेरेंट्स को पता नहीं है कि आपने क्या किया, आप कितनी बार आपको सुला दिया गया है। अच्छी बात है। अब बॉक्सिंग में जाते हो, एक बार लगे काली आंख यहाँ पर, लिप फूल गया,
तो अगर बचना है फैमिली से कि फैमिली डांटेगी, तो जित्सु बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कुछ आपको साइन ही नहीं रहता, कुछ नामो निशानी नहीं है कि आपने क्या क्या हरकतें की हैं। और एडवांटेजेस ये भी है जित्सु का कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़े हों, स्ट्रॉन्ग हों, कि जित्सु आपके लिए काम करे। जित्सु बहुत टेक्निकल स्पोर्ट है, उसके लिए बहुत थिंकिंग, बहुत स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। और जनरली मेरे एक्सपीरियंस में जो हम लोग इंडियंस होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो इसलिए काफ़ी जो हम लोग के फाइटर्स हैं वो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में। बहुत टेक्निकल स्पोर्ट है। तो और आप सारे एलिमेंट देखिए, बॉक्सिंग देखिए, बॉक्सिंग आप अपना पूरा ज़िंदगी स्पेंड कर सकते हैं और फिर भी बॉक्सिंग की मास्टरी नहीं हो पाएगी आपको। और सेम चीज़ जिससे पूरा आप सोचिए, मैं आपका हाथ कितनी तरीके से पकड़ सकता हूँ, बस पकड़ सकता हूँ इस हाथ से, हज़ारों तरीके से पकड़ सकता हूँ। अंगूठा इधर, ऐसे पकड़ सकता हूँ, ऐसे पकड़ सकता हूँ, 2 हाथ से पकड़ सकता हूँ, कंधा पकड़ सकता हूँ, इन्फिनिट। और हर एक तरीके से पकड़ रहा हूँ, उसका आपको काउंटर करने का हज़ारों तरीके हैं। तो इन्फिनिट स्पोर्ट है, उसमें कभी लर्निंग ख़त्म नहीं होती, नई टेक्निक्स रोज़ इन्वेंट हो रही हैं। तो इसलिए लोग करते हैं, इसलिए वो इतना यूनिक है। कुर्सी थोड़ी दूर कर दो भाई खतरा सा लग रहा है खैर, तो ये इतना इंटरेस्टिंग सा स्पोर्ट्स है, पहली बार एशियन गेम्स में होने जा रहा है, और अगर यहाँ पे कुछ अच्छा होता है तो इसको हम ओलंपिक्स में भी देख पाएंगे। आप 35 के हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि कॉम्बैट स्पोर्ट है तो 4-5 साल तो आप सर्वाइव कर लोगे, जिससे आपकी स्किल्स है। लेकिन उसके बाद इसका क्या फ्यूचर है? इधर हो जाऊँ क्या मैं? अरे यार डर के भाग रहा हूँ, तुम कह रहे हो इधर हो जाओ। तो मतलब क्या फ्यूचर की अगर हम बात करें, 4-5 ऐसे फाइटर्स जो, जैसे हम जो गेम्स इंडिया में ज़्यादा चलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनमें जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो बहुत सारे नाम आते हैं। फुटबॉल में सहल अब्दुल समद, अनिरुद्ध थापा जैसे नाम है। क्रिकेट में आप देखिए रहे, शुभमन गिल वगैरह खेल रहे हैं। हॉकी में भी बहुत सारे लड़के आते रहते हैं इधर उधर से। आपका जो ये गेम है जिजित्सु, इसमें क्या कि 4-5 अगर मैं आपसे कहूँ नाम गिनाने को जिन पे हम नज़र रखें फ्यूचर के लिए, तो आपकी नज़र में 4-5 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एज अ कोच भी ऑपरेट करता हूँ और मैं काफ़ी फाइटर्स को देखता रहता हूँ जो, और मैंने ऑलरेडी हम लोग की अकेडमी में 4-5 बच्चों को बोल रखा है कि शायद मेरा लास्ट एशियन गेम्स हो, मुझे पता नहीं है, शायद इसके बाद मैं एक खेलूँ, बट उसके बाद आपको खेलना है इस वेट क्लास में। तो हम लोग के ऑलरेडी नेक्स्ट एशियंस की रेडी हैं कंपेरेटर्स। अभी मैंने आपको बोला अन्वेषा डेब और तरुण यादव दोनों ही अर्ली 20s में हैं, तो वो खेलेंगे काफ़ी टाइम तक। उसके अलावा एक शिवांश नौटियाल करके हैं, वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है उसका, तो उम्मीद है कि वो नेक्स्ट टाइम एशियंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। और एक लड़का है नोबुजीत करके, नोबुजीत डे असम का, तो वो भी बहुत टैलेंटेड है। तो होपफुली ये 2 बच्चे फ्यूचर में स्पोर्ट को आगे ले जाएंगे। और अगर मैं देखूं कि इतनी रैपिडली ये स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, जिससे आप MMA में देखा, MMA इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, उसके हिसाब से जित्सु भी बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। तो अभी बोल नहीं सकते कि कौन कौन से नए बच्चे आ जाएंगे अगले 4 साल में, 5 साल में। मैंने देखा है कि कितने इंक्वायरीज हम लोग को आ रहे हैं आजकल, जित्सु लोगों को सीखना है। 10 साल पहले लोग पूछते थे कि क्या कर रहा हूँ मैं, MMA बोलता तो लोग कराटे के जैसे बोलते कि कराटे कर रहे हो। अब लोग स्पेसिफिकली बोलते हैं कि अच्छा कॉनर मैकग्रेगर तो ब्राउन बेल्ट है, उसको ब्लैक बेल्ट क्यों नहीं मिला। इस टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो भी MMA फाइटर कर रहा है उसको जित्सु करना ही करना है। बट जित्सु का एडवांटेज ये है कि आपकी कुछ भी एज हो, आप 30 साल के हों, 40 साल के हों, आप जित्सु शुरू कर सकते हैं। जैसे अमेरिका में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट अभी जित्सु ही है, क्योंकि वहाँ पर आपका फादर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मदर भी कर रहे हैं, दोनों बच्चे भी कर रहे हैं, पूरा फैमिली ट्रेनिंग हो गई है वहाँ पर। तो मेरा उम्मीद है कि इंडिया में भी अगले 10 साल में बहुत फास्ट ग्रो स्पोर्ट करेगा ये। हाँ, ये बेल्ट्स का बार बार जिक्र आ रहा है, ब्राउन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, तो क्या अंतर होता है? जैसे एक आम आदमी अगर समझना चाहे कि किस लेवल पे मैं जाऊंगा तो मुझे ब्राउन या फिर ब्लैक या फिर वॉट एवर कलर जो होते हों, वो कैसे डिवाइड होता है कि किसको कौन सा? जैसे कॉनर मैकग्रेगर को अभी ब्लैक बेल्ट नहीं मिली, और ब्लैक बेल्ट का क्या है कि मिथुन दा की इतनी पिक्चरें देखी हैं कि ब्लैक बेल्ट सबसे नॉर्मल सी लगती है ना, कि अरे ये तो ब्लैक बेल्ट तो ऐसे ऐसे मिल जाती होगी। तो क्या प्रोसेस होता है पाने का और क्या अंतर होता है? जित्सु का बेल्ट सिस्टम दुनिया में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बेल्ट सिस्टम है। मेरी एकेडमी में क्रॉसफिट फाइट क्लब में बच्चों को 5 साल लग गए हैं। तो बेल्ट्स होते क्या है, वाइट सबसे बिगनर वाइट बेल्ट है, फिर ब्लू, फिर पर्पल, फिर ब्राउन, फिर ब्लैक। मैं ब्राउन पे हूँ अभी। तो फर्स्ट लेवल वाइट के बाद होती है ब्लू। मेरे जिम में ऐसे भी बच्चे हैं जो 4 साल 4.5 साल के बाद उनको ब्लू मिला है।
तो इतना टाइम लग जाता है सिर्फ ब्लू मिलने। और काफ़ी सारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स हैं इंडिया में जिसमें 11 महीने में बच्चों को ब्लैक बेल्ट। तो जिससे बहुत मुश्किल है। जिससे हम लोग तो इसलिए कराते हैं कि किसी को जिसको स्पोर्ट बहुत मज़ा आ रहा है, उसके लाइफस्टाइल का पार्ट है, उसको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना रहा है, वो कर रहा है बेल्ट के लिए नहीं कर रहा है, वो कर रहा है क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। बेल्ट अपने आप आपको मिलेगी बेस्ड ऑन आपकी परफॉर्मेंस मैट पे कैसी है और आप मैट के बाहर कैसे हैं, आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो एक बहुत ही होलिस्टिक मार्शल आर्ट है, वो आपका ओवरऑल ग्रोथ देखती है। तो मेरे को तो 12-13 साल हो गए, मैं ब्राउन पे हूँ अभी। तो जब बच्चे आके पूछते हैं सर ब्लैक बेल्ट में कितना टाइम लगेगा, मैंने कहा जब मिल जाएगी तब बता दूंगा, मेरे को नहीं मिली अभी, तो जब मिलेगी तो। क्या कोई एग्ज़ाम होता है, कैसे तय होता है कि? डिफरेंट है। हर इंस्ट्रक्टर का, हर कोच का अपना तरीका होता है देखने का। काफ़ी सारे ऐसे अकेडमीज हैं जहाँ पर अटेंडेंस में भी बेल्ट दी जाती है, कितनी बार आ रहे हैं। कुछ में होता है आप कितने कंपटीशन जीतते हैं, कुछ में होता है इंस्ट्रक्टर का एक सिक्स सेंस कि अब ये रेडी है नेक्स्ट बेल्ट के लिए। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को जब बेल्ट देता हूँ तो मेरा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं, पर आपको पता चल जाता है जब वो वाइट बेल्ट है पर वो ट्रेनिंग कर रहा है ब्लू के पर्पल के साथ, तो बहुत अच्छा कम्पीट कर रहा है, उनको कंपटीशन दे रहा है, कभी भी टैप हरा भी रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये रेडी है अगले बेल्ट के लिए। तो मेरा असेसमेंट ये होता है। बट कोचेस सारे अलग हैं, सबका कोई एक फिक्स सिस्टम नहीं है, और कोच बाय कोच डिपेंड करता है वो। मतलब ऐसा कोई यूनिवर्सल नहीं बनाया गया ये होगा तभी ये होगा। जैसे जूडो और ताइक्वांडो में हम बीच में खबरें आती रहती हैं कि कुछ अच्छा करा इंडिया ने और कई सारे फाइटर्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं। जूडो और ताइक्वांडो में भी बेल्ट्स का बड़ा महत्व होता है, तो उनका भी प्रोसेस क्या सेम होता है या फिर? सबका अलग है। सारे मार्शल आर्ट्स का अलग है। मैं बोलूँगा कि अगेन जूडो और ताइक्वांडो भी कम्प्लीटली अलग मार्शल आर्ट्स हैं एक दूसरे से, क्योंकि ताइक्वांडो में किक्स बहुत चलाते हैं और जूडो भी रेसलिंग और जित्सु जैसा ही है, जिसमें आपको पंचिंग किकिंग अलाउड नहीं है। आप बस फेंक सकते हो लोगों को, बट वही रेसलिंग की तरह है जूडो, फेंक दिया पर ग्राउंड पे कुछ नहीं करना। तो उसका भी मार्शल आर्ट का कंप्लीट डिफरेंट है। उसमें कोच पे बहुत डिपेंड करता है कि कोच को क्या लगता है। जनरली ताइक्वांडो में बेल्ट्स थोड़े से जल्दी मिल जाते हैं, जूडो में थोड़ा टाइम लगता है मिलने में। तमाम सारी बेल्ट्स की बातें हुई और ब्राउन बेल्ट तक आप पहुंच गए हैं, जल्दी ब्लैक बेल्ट भी पहुंचेंगे। ये जो स्पोर्ट है पर्टिकुलरली जिसकी हम लगातार बात करें, जुजुत्सु, इसमें एशियन गेम्स हम खेलने जा रहे हैं। नेशनल गेम्स तमाम सारे इंडिया में होते रहते हैं, अभी हल्द्वानी में हुआ। हल्द्वानी वाले से पहले मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने तय किया था कि अब नहीं खेलेंगे, लेकिन आपको खेलना पड़ा क्योंकि एशियन गेम्स में अगर आपको जाना है तो वहाँ से होके जाना था। तो ये जो एक प्रोसेस है एशियन गेम्स तक या फिर कहीं तक जाने की, आपने तय किया कि आप अबू धाबी खेलने जाएंगे, तो ये क्या कोई क्वालिफिकेशन होता है या नॉमिनेट आपको खुद को करना होता है या कोई संस्था नॉमिनेट करती है, क्या प्रोसेस होता है? तो उनकी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है तो इवेंट ओपन होता है, कोई भी जा सकता है, बट आपको पूरे साल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन जो खेलने पड़ते हैं, रैंकिंग लानी पड़ती है, पॉइंट्स लाने पड़ते हैं, फिर आपके ईयर के एंड में रैंकिंग बनती है। तो लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल मेरा गोल था कि मैं जितना खेल सकता हूँ मैं खेलूँगा, तो मैं जाके 7-8 बार कम्पीट किया और मेरे 7-8 बार मेडल्स भी आए। तो उसके बेस पे मेरी वर्ल्डली रैंकिंग बनी, क्योंकि कोई इंडियन की कभी वर्ल्ड रैंकिंग आई नहीं थी। तो उसके बाद मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 11 आई और एशियन रैंकिंग 4 आई। पर उसके लिए मेरे को बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलने पड़े, बहुत ट्रैवल करना पड़ा, बहुत खर्चा करना पड़ा, बट बहुत ज़रूरी था कि लोगों को पता चले कि इंडियन भी है। और जो आप देखते हो सारे फ्लैग्स रैंकिंग में और देखते हो मिडल ईस्ट, जापान, चाइना, यूएस, ब्राज़ील, और इंडिया का दिखता है तो बहुत प्राउड फीलिंग आती है कि चलो एक है अंदर। तो हाँ, उसके लिए क्वालिफिकेशन नहीं होता है, पर आप जा सकते हैं, और पर आपको खेलना पड़ता है बहुत सारे टूर्नामेंट्स। और इवन एशियन गेम्स के लिए उन्होंने सिर्फ ओपन टूर्नामेंट नहीं कराया था, सिर्फ जो पहले विनर्स थे उनको इनवाइट किया था, इनवाइट ओनली था। तो अगर कोई फाइटर है जिसको एशियन गेम्स में खेलना है अगली बार, उनको सारा नेशनल्स खेलने चाहिए। जो भी नेशनल होते हैं वो सारा खेलें और उसके बेस पे उनकी रैंकिंग बनेगी, उनको इनवाइट मिलेगा। सिद्धार्थ से हमने इतनी सारी बातें करी, एशियन गेम्स करीब हैं और ऐसे इंटरव्यूज़ तो हम करते रहेंगे। आप ये इंटरव्यू देखिए और बताइए क्या कमी रहेगी। अभी कल किसी सज्जन ने कमेंट किया था कि अंशुल जुबली को लाइए, भैया गुरुजी को पकड़ लाए हैं। अंशुल जूम पे आता रहता है, किसी दिन स्टूडियो भी बुलाएंगे और अंशुल से भी बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और इस इंटरव्यू में फ़िलहाल इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।